चलिएगा, अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा कॉजेज ऑफ फेलियर, या फिर 1857 के विद्रोह के असफल होने के पीछे के क्या कॉजेज थे, क्या उनके कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह असफल हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण होगा, सबसे पहला जो रीजन होगा वो ये होगा नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन। पूरे भारत के लोगों के द्वारा या पूरे भारत के द्वारा इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला कारण जो बनता है इस विद्रोह के असफल होने का वो ये है कि नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, पूरे भारत की जनता के द्वारा इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ गया। अब आप ये समझें, किन एरियाज में रिवोल्ट हुआ और किन एरियाज में रिवोल्ट की कोई हलचल नहीं देखने को मिली। तो हमने देखा था कि उत्तर भारत, अवध, बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो रीजन था पाकिस्तान वाला, वहाँ पे तो रिवोल्ट हुआ, वहाँ पर तो आम पब्लिक या आम जनता ने भी रिवोल्ट किया। लेकिन अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, सिख वाले रीजन की, ईस्ट पंजाब के लोग एक्टिव थे, लेकिन बाकी जो पंजाब एरिया था, जो सिख रूलर्स थे, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। जो पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया था, पूर्वी जो भारत था, वहाँ के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, जो तीन मुख्य प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ की पब्लिक ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, साउथ इंडिया की पब्लिक ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। तो अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इस विद्रोह का इम्पैक्ट नहीं हुआ था, पूरे भारत के लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ये एक मुख्य कारण है कि ये रिवोल्ट सक्सेस नहीं हो पाया। आफ्टर अगर बात की जाए, यदि ये पूरी तरह से इंडिया में इम्प्लीमेंट होता, यदि सारे की सारी पब्लिक इसमें शामिल होती, तो ऑब्वियसली कि ये रिवोल्ट क्या होता, सक्सेसफुल हो जाता। ठीक है, तो पहला कारण जो बनता है वो ये बनता है कि नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण देखिए, दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। दूसरा कारण, तो सेकंड जो कॉज है वो ये है कि विद्रोह में सभी वर्गों के द्वारा पार्टिसिपेशन नहीं किया गया। सारे की सारी जो क्लासेस थी, सारी के सारे जो वर्ग थे वो ज्वाइन नहीं हुए। ठीक है, विद्रोह में सभी वर्गों के द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया था। ठीक है, जैसे हम आम पब्लिक की बात करें तो हमने देखा कि कौन कौन से वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, जैसे किसान हो गए हैं, या दिहाड़ी मजदूर हो गए हैं, ठीक है, दुकानदार हो गए, आर्टिसियंस हो गए, कलाकार हो गए हैं, तो ये लोग ने तो हिस्सा लिया। कई जगहों पे जमींदारों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन अगर हम बात करें किन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, किन वर्गों ने हिस्सा नहीं लिया, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो मजबूत जमींदार थे, जो धनवान जमींदार थे, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तालुकदारों ने हिस्सा नहीं लिया। साथ ही साथ जो हमारे देखा जाए तो जो महाजन लोग थे, जो सूदखोर थे, उनके द्वारा इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया गया। देखिए, ये जो लोग थे ये अंग्रेजों के हितैषी थे, ये लोग अंग्रेजों के सपोर्टर थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिटिश रूल से इन्हें प्रॉफिट होता था, इन्हें वेलफेयर मिलता था, इन्हें संपन्नता मिलती थी। तो ये बेसिक कारण था, ये एक मुख्य कारण था कि इसमें सभी की सभी जो कम्युनिटीज थी भारत की, सभी के सभी जो वर्ग थे, उनके द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया था, और उन वर्गों के द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया जो वर्ग खुश थे। ठीक है, अब हम अगर उन वर्गों की बात करें, जैसे हमने तालुकदार बोले, तो अवध में जो तालुकदार थे, जिन्हें अवध के एनेक्सेशन के बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, और 21,000 तालुकदार जॉबलेस हो गए थे। लेकिन जब ये रिवोल्ट शुरू हुआ और अंग्रेजों ने उन तालुकदारों को ये भरोसा दिलाया कि हम आपको आपके जो जमीन है वो वापस कर देंगे, आपको आपकी जमीनें वापस मिल जाएगी, देन उन्होंने भी इस रिवोल्ट में अपना जो कदम था वो पीछे कर लिया था। ठीक है, इस तरह से ना कई ऐसी कम्युनिटीज थी, कई ऐसे क्लासेस थे जो रिवोल्ट में शामिल तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने पूरी तरह से हिस्सा नहीं लिया। वहीं अगर हम बात करें भारत के वो लोग जो मॉडर्न थे, जो आधुनिक एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, जो शिक्षित थे, अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये लोग भी पूरी तरह से समर्थन नहीं दे रहे थे रिवोल्ट को। क्योंकि अगर हम बात करें रिवोल्ट करने वाले जो लोग थे, जो रिवोल्ट करने वाले सैनिक थे, इनके अंदर की बात की जाए तो ये थोड़े से अगर देखा जाए सुपरस्टिशियस थे, थोड़े से इंडियन जो उन परंपराओं में विश्वास किया करते थे जो ब्रिटिशर्स ने समाप्त करने की कोशिश की थी। तो जो मॉडर्न लोग थे, जो आधुनिक
परंपरा को मानने वाले लोग थे जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ग्रहण की थी ब्रिटिशर्स से, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अंग्रेजियों की नीतियों पर चलने वाले लोग बन चुके हैं वो, और वो यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं या वो उनके अंदर ये नॉलेज अभी डेवलप नहीं हो पाया है कि जो ब्रिटिश रूल है ये आपकी कंट्री को डेवलप नहीं कर रहा है। उनके देखिए जो एजुकेटेड लोग थे उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और जो ब्रिटिश रूल है वही हमें डेवलप करने वाला है और ब्रिटिश रूल ही हमें एजुकेटेड कर रहा है। लेकिन असलियत ये थी, एक्चुअल बात ये, एक्चुअल फैक्ट ये था कि ब्रिटिश रूल हमारे देश को डेवलप नहीं कर रहा था, ब्रिटिश रूल के कारण हमारे देश में नुकसान हो रहा था, ठीक है। लेकिन उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिश रूल ज़्यादा जरूरी है, विदेशी शासन ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए हैं, साइंटिफिक एजुकेशन लेकर आए हैं, आधुनिक तकनीकें लेकर आए हैं और ये सारी चीज़ें। देखिए ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी किया वो अपने भले के लिए किया, जैसे अगर उन्होंने रेलवे शुरू किया है, ठीक है, अगर उन्होंने डैम्स बनाए हैं या उन्होंने जो भी वेलफेयर करने की कोशिश की है, अगर उन्होंने रोड्स बनाए हैं तो उसमें उनका इंटरेस्ट पहले होता था, उसमें उनका हित पहले होता था, ठीक है। तो वो अपने हित के हिसाब से कुछ अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते थे तो वो अपने हित के लिए। जैसे उन्होंने एजुकेशन भी जब शुरू किया तो उसमें भी हमने चीज़ों को डिस्कस किया, किस तरह से उन्होंने सबसे पहले 1 लाख रुपीस का जो है फंड जारी किया गया था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, 1813 के चार्टर में बोला गया था, लेकिन 1823 तक वो 1 लाख रुपीस भी एक्सपेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस तरह से ना एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी धीरे या ढीले ढाले तरीके से काम हुआ। और 1835 तक अगर बात की जाए तो जो मैकाले का अधिनियम आया था, जो मैकाले नाम से जो व्यक्ति थे, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को ही शुरू किया, इंग्लिश एजुकेशन में ही साइंटिफिक एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन वो लेकर आए, ठीक है। ब्रिटिश या यूरोपियन लिटरेचर और साथ ही जो साइंटिफिक एजुकेशन थी वो शुरू की गई थी। तो यहाँ पे भी इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से ईसाई रिलीजन को और ईसाई धर्म को एक्सपांड करने की कोशिश की जा रही थी। इट मीन्स कि जो कुछ भी काम किया जा रहा था उसमें उनके इंटरेस्ट क्या थे वो सबसे पहले थे और उसके बाद इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सोचा जा रहा था, ठीक है। चलिए, तो एक जो मेन कारण बनता है वो ये बनता है कि ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, उन वर्गों के द्वारा, उन कम्युनिटीज के द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया था जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे, जिनको ब्रिटिश रूल से इंटरेस्ट था, जिनको ब्रिटिश रूल से प्रॉफिट हो रहा था। जैसे बड़े बड़े जमींदार हो गए हैं, तालुकदार हो गए हैं, सूदखोर हो गए हैं या महाजन लोग हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा अगर कारण देखा जाए तो वो होता है पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, इसका मतलब था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो भारतीय सिपाही थे, जो भारतीय सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित हो, या फिर भारत की जो आम जनता जो इस रिवोल्ट में हिस्सा ले रही थी, अवध के आम लोग या अवध के जो किसान थे, ठीक है, बिहार की जो आम पब्लिक थी, जो लोग भी आम जनता है या फिर जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो इस रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे। जो हथियार उन्होंने अंग्रेजों से लूटे थे बस उतने ही मॉडर्न वेपन्स उनके पास थे। तो इनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे। ये भी एक बड़ा कारण था रिवोल्ट के फेलियर का, रिवोल्ट के अनसक्सेस होने का। देखिए इंडियन सोल्जर्स के पास जब तक उनके पास गोला बारूद रहा तब तक वो उनसे लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही उनके जो वेपन्स थे, उनका जो गोला बारूद था वो समाप्त हो गया, तब वो अपने ट्रेडिशनल, अपने परंपरागत हथियारों से ही लड़ने लगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो तलवार, भाले, कुल्हाड़ी। देखिए आम लोग तो अपने कुल्हाड़ी, भाले, इन सारी चीजों से लड़ते रहे, देसी जो बंदूक आती थी उनसे लड़ते रहे। तो अब अगर हम बात करें इनका जब कंपेयर किया जाएगा मॉडर्न वेपन्स से, तो इनके सामने हमारे जो परंपरागत हथियार हैं वो बिल्कुल भी कहीं नहीं आते हैं या वो बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे, ठीक है। और जबकि इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे हैं किससे? तलवार से। ब्रिटिश सोल्जर्स लड़ रहे हैं किससे? तोप, गोले और बंदूकों से। तो ये एक बड़ा कारण बन जाता है हार का, ये एक बड़ा कारण बन जाता है सफलता का या फेलियर का, और वो होता है पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि शस्त्रों का या आधुनिक शस्त्रों का अभाव, ठीक है। फोर्थ रीजन की, चौथे कारण की अगर बात की जाए तो वो है पुअर कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन।
तो अगला जो कारण है वो है पुअर कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी बड़े काम को अगर आपको करना हो, कोई बड़ा अगर प्रोग्राम आपको करना हो, बड़ा एक अभियान करना हो, बड़ा रिवोल्ट करना हो, बड़ा आंदोलन करना हो, यदि कोई भी अगर बड़े स्तर पर अगर आपको काम करना होता है तो आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना चाहिए, समन्वय अच्छे से करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, संगठन अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, अब जब हम इस रिवोल्ट की बात करते हैं तो इस रिवोल्ट में हम कोऑर्डिनेशन को काफ़ी पुअर पाते हैं, समन्वय को काफ़ी कमजोर देखते हैं। ठीक है, और साथ ही संगठन की बात की जाए तो संगठन भी काफी वीक होता है, संगठन भी काफी कमजोर होता है। देखिए, आधार बनना काफी जरूरी है, समन्वय होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप समन्वय करेंगे तभी तो चीजें या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरी जगह व्यक्ति पर पहुंचेगी और वो फिर उन इवेंट्स के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करेगा। अब चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था, समन्वय नहीं था, एक रूलर्स और दूसरे रूलर्स के बीच में बात नहीं होती थी, ठीक है, समन्वय के साधन नहीं थे और इस तरह से संगठन बना ही नहीं था, इस तरह से पूरा सिस्टम नहीं बना था, एक ऐसी प्लानिंग नहीं की गई थी, एक ऐसी योजना नहीं बनाई गई थी कि हमें किस तरह से रिवोल्ट को करना है, किस तरह से विद्रोह को आगे बढ़ाना है। और यदि मान लो किसी जगह को अगर हमने कॉन्कर कर लिया है, किसी जगह को अगर हमने जीत लिया है, उसके बाद हमें वहां पर क्या परफॉर्म करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, तो कई सारी परेशानियां थी, कई सारी चीजें थी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब जैसे इन्होंने कोई प्लेस को कॉन्कर कर लिया, अब उसके बाद वहां पर क्या करना है, ठीक है, तो ये लोग वहां पे निश्चित हो जाते थे और वहां पे एक प्रकार से देखा जाए तो अव्यवस्थाएं फैल जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी, एक बहुत बड़ी वीकनेस थी कि इन लोगों ने ठीक से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया था, ठीक तरह से इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन नहीं किया था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर कमी दी गई थी। 5वें नंबर पे हम देखते हैं, 5th नंबर पे हम देखते हैं नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी एक चित या एकमत रूप से अगर कहा जाए, एकमत विचारधारा की यहाँ पे क्या थी, कमी थी। ठीक है, एक संगठित और एकबद्ध विचारधारा का क्या था, अभाव था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइडियोलॉजी जो थी वो यूनिफाइड नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग कारण के कारण, अलग अलग रीजन के कारण यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों के अंदर रिवोल्ट जन्म ले रहा था। ठीक है, इसलिए सभी की आइडियोलॉजी एक जैसी नहीं थी। जैसे हम फार्मर्स की बात करें तो वो इकोनॉमिकल रीजन के कारण दुखी थे, उनके ऊपर आर्थिक रूप से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया गई था ब्रिटिश रूल के द्वारा। वहीं हम बात करें आर्टिसियंस, कलाकार या फिर ट्रेडर्स के बारे में, व्यापारियों के मामले में, तो उन्हें कुछ अलग प्रॉब्लम्स थी। रूलर्स की बात की जाए, इंडियन रूलर्स की बात की जाए तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी। सोल्जर्स की बात की जाए तो उन्हें अलग समस्या थी। तो सभी के सभी जो थे वो दुखी तो थे, लेकिन उनकी जो दुख का कारण था वो अलग अलग था। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो विचारधारा थी वो एक चित नहीं थी, एक मत नहीं थी, एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी के तहत इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है। और साथ ही साथ इन्होंने इनका कोई प्लानिंग नहीं था, इनकी एक योजना नहीं बनी थी, इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से, एक चित्त विचारधारा से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की थी। ठीक है, और इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसी का कारण हम देखते हैं कि जैसे दिल्ली में रिवोल्ट हुआ है, मेरठ में रिवोल्ट हुआ है, लखनऊ में रिवोल्ट हुआ है, कानपुर में रिवोल्ट हुआ है, आरा में रिवोल्ट हुआ है, जगदीशपुर में रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर जब रिवोल्ट हुए तो वो अलग अलग टाइम पर हुए। झांसी में जो रिवोल्ट हुआ, देखिए, एक अगर प्लान बनता है, एक अगर योजना बनती और अगर उसे ठीक तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता, अगर उसे ठीक तरह से समन्वय किया जाता, हालांकि कुछ इतिहासकारों का, देखिए, ये 1857 के रिवोल्ट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ब्रिटिश सोर्स से मिलती है, क्योंकि जो इंडियन सोर्स थे उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया या उसे सामने नहीं आने दिया। ठीक है, तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रिटिश सोर्स के अकॉर्डिंगली मिलती है और जो उन्होंने लिखा है उसी के तहत हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर ये कुछ ऐसे सोर्स भी मिले हैं जिसके तहत हम बोल सकते हैं कि एक योजना बनाई गई थी, एक प्लान बनाया गया था, क्योंकि कई जगहों पर रिवोल्ट के दौरान या रिवोल्ट के समय के दौरान रोटी और कमल वहां पर पहुंचने शुरू हुए थे। देखिए, रोटी और कमल की बात की जाए तो इन्हें चिन्ह माना गया था, इन्हें सिंबल माना गया था रिवोल्ट ऑफ 1857।
1857 के रिवोल्ट का जो चिन्ह था, जो सिंबल था, वो रोटी और कमल था। और कई जगहों पर ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा रोटी और कमल पहुंचाए गए थे, जिसका मतलब था रिवोल्ट अब यहाँ पर शुरू किया जाना है, ठीक है। लेकिन ये सही समय पर या एक समय पर नहीं पहुंच पाए थे। अगर ये एक समय पर पहुंचते तो जो रिवोल्ट है वो एक साथ हर जगह पर अगर शुरू होता, तो हर जगह से शुरू होने के कारण ऑब्वियसली कि ब्रिटिश रूल इंडिया से पूरी तरह से समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो एक चीज तो ये यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, साथ ही एक प्लान्ड तरीके से नहीं किया गया, ठीक है, एक संगठित तरीके से ये रिवोल्ट नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, छठे नंबर पे हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉजेस की, अगले कारण की। तो वो ये होगा कि जो देसी रूलर्स थे, जो नेटिव रूलर्स थे, उन्होंने देशद्रोही रूप यहाँ पे अपना दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नेटिव रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट, या हम बोल सकते हैं मोस्ट या मैक्सिमम देसी शासकों के द्वारा इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया गया, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन नहीं किया गया, ठीक है। अब हम प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स की बात करें, उन स्टेट्स की बात करें जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतों के रूलर्स ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। अब इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो देशद्रोही रुख अपनाया रखा। इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि इनको सपोर्ट किया, इन्हें सोर्सेस मुहैया कराए, इन्हें अपना आर्मी सपोर्ट दिया, ठीक है। तो इन्हें जो गुप्त सूचनाएं थी इनके पास, जो इंफॉर्मेशंस थी वो इन्हें दी। इन्हें जो विद्रोही थे उनके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी। इंडियन रूलर्स के बारे में जो रिवोल्ट कर रहे थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी, और कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के द्वारा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया और रिवोल्ट को दबाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इंडियन जो रूलर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट या देसी राजवाड़े थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, ना कि उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन किया। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो हम देखते हैं कि पूरे के पूरे जो सिख वाला जो रीजन था, जिसमें हम पटियाला की बात करें, जिंद की, नाभा की बात करें, तो वहां से कोई भी सिख रूलर ने हिस्सा नहीं लिया। कश्मीर की बात करें तो जो गुलाब सिंह डोगरा रूलर थे, उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, अपनी आर्मी मुहैया कराई। वहीं अगर हम बात करें राजपूताना की, तो जोधपुर के शासक हो, चाहे बूंदी के शासक हो, चाहे जयपुर के रूलर हो, राजपूताना से भी किसी रूलर के द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया, ठीक है। और साउथ इंडिया के किसी रूलर ने हिस्सा नहीं लिया है, चाहे त्रावणकोर हो, चाहे निजाम हो हैदराबाद के। तो साउथ इंडिया से भी इस विद्रोह में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी गलती थी इंडियन रूलर्स की, भारतीय शासकों की, जिन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। और इसी के कारण जो लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, जो लॉर्ड कैनिंग उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि एक ऐसी आंधी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसकी एक ही लहर में जो ब्रिटिश शासन था वो पूरी तरह समाप्त हो सकता था। लेकिन इन राजवाड़ों ने इस आंधी में हमें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ठीक है। तो इस आंधी में इन राजवाड़ों ने काफी महत्वपूर्ण काम किया, जिससे कि ब्रिटिश शासन क्या हो पाया है, बच पाया है, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी, ये कोट किया गया था, ये सेंटेंस कहे गए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जब रिवोल्ट में देसी राजवाड़ों के लोगों ने, जब शासकों ने ब्रिटिशर्स को क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है।